भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के समापन सत्र में कोरोना वायरस की स्थिति के खिलाफ तैयारियों को देश के प्रयासों को कम नहीं होने पर जोर दिया है। क्या मानना है स्वास्थ्य मंत्री का, देखते रिपोर्ट में। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के समापन सत्र में कोरोना वायरस की स्थिति के खिलाफ तैयारियों के देश के प्रयासों को कम नहीं होने पर जोर दिया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत की G20 की इटली और इंडोनेशिया अध्यक्षता के दौरान लाई गई गति को जारी रखने और स्वास्थ्य आपात स्थिति की तैयारी, रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए अब तक किए गए प्रयासों को समेकित करने की योजना बना रही है। दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम सामूहिक रूप से घबराहट और उपेक्षा के चक्र को तोड़े और महामारी की थकान को हमारे चल रहे प्रयासों को कम न होने दें। मांडविया ने कहा कि G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के रूप में हम संयुक्त रूप से भविष्य की वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। देश में चीनी उत्पादन चालू वित्त वर्ष में 15 अप्रैल तक 6% घटकर 3 करोड़ 11 लाख टन रहा। इस गिरावट का मुख्य कारण महाराष्ट्र में उत्पादन घटना है। देश में चीनी उत्पादन की दर में बड़ी गिरावट दर्ज, देखिए रिपोर्ट में। देश में चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष में 15 अप्रैल तक 6% घटकर 3 करोड़ 11 लाख टन रहा। इस गिरावट का मुख्य कारण महाराष्ट्र में उत्पादन घटना है। उद्योग संगठन इस्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। विपणन वर्ष 2021-22 की समान अवधि में चीनी उत्पादन 3 करोड़ 28.7 लाख टन हुआ था। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। भारतीय चीनी मिल संघ के आंकड़ों के अनुसार देश में चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन चालू विपणन वर्ष में 1 अक्टूबर 2022 15 अप्रैल 2023 तक बढ़कर 96.6 लाख टन हो गया। एक साल पहले की इसी अवधि में यह 94.4 लाख टन रहा था। इस दौरान देश में चीनी के मुख्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन पहले के 1 करोड़ 26.5 लाख टन से घटकर 1.5 करोड़ टन रहा है, जबकि कर्नाटक में उत्पादन 58 लाख टन से घटकर 55.3 लाख टन रहा। इस्मा ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए 3.40 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है। विपणन वर्ष 2021-22 में चीनी उत्पादन 3.58 करोड़ टन रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता था। बीजेपी ने अपने ऊपर लगे इस टैग को हटाने के लिए काफी मशक्कत की। आज नतीजा ये है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी के कोर वोट बैंक तक में भी दलितों और पिछड़ों की भरपूर नुमाइंदगी है। अब जबकि बीजेपी अपने सियासी इतिहास के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठी है, अपने दायरे को और बढ़ाने के लिए वो फिर से कई नई कवायद में जुटी है। ये कवायद है हिंदुत्व की विचारधारा पर चलते हुए अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की। भारतीय जनता पार्टी में नए मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जनसंघ के दौर से मुस्लिम नेता इससे जुड़ रहे थे। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की जब बुनियाद रखी तो फाउंडर मेंबर्स में मुस्लिम चेहरे भी शामिल थे। अब पार्टी मैसेज देना चाहती है कि उसकी नई मुस्लिम लीडरशिप पार्टी में मुसलमानों की प्रतीकात्मक भागीदारी से आगे दिखे। इसके लिए नई मुस्लिम राजनीति भी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो 1968 में दीनदयाल उपाध्याय का निधन हो गया। ऐसे में जनसंघ की कमान अटल बिहारी वाजपेयी जैसे उदारवादी नेता के हाथों में आ गई। यहीं से पार्टी में लचीला रुख अपनाना शुरू किया। जनसंघ की मुस्लिमों से दूरी भी घटने लगी। आरिफ बैग जैसे सोशलिस्ट नेता जनसंघ के साथ जुड़े और संगठन का मुस्लिम चेहरा बने। आपातकाल के विरोध के चलते जनसंघ और मुस्लिम नेता जेल में रहे। उसके बाद जनता पार्टी में रहते हुए एक साथ चुनाव लड़े। सिकंदर बख्त और आरिफ बैग जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा सदस्य चुने गए। दोनों ही दिग्गज मुस्लिम नेता मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मंत्री भी बने। जनता पार्टी में होने के चलते मुस्लिमों के बीच जनसंघ से ज्यादा कांग्रेस उन्हें खतरा नजर आ रही थी। इसमें संजय गांधी के जबरन नसबंदी करने जैसे फैसलों ने आग में घी का काम किया।
मुस्लिम समाज ने 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को एक मुश्त वोट दिया। राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी धार दे रही थी। इसे लेकर लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा शुरू की। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद दंगे हुए तो मुसलमानों के लिए बीजेपी एक तरह से अछूत हो गई, जिसका सियासी फायदा कांग्रेस के अलावा तमाम क्षेत्रीय पार्टी को भी मिला। इसके बाद बीजेपी जब केंद्र की सत्ता में आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो मुसलमानों के बीच पार्टी का ग्राफ फिर से बढ़ा। सिकंदर बख्त राज्यसभा सांसद और केंद्र में मंत्री बने तो मुख्तार अब्बास नकवी मुस्लिम बहुल रामपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए और अटल सरकार में मंत्री रहे। शाहनवाज हुसैन भी बिहार की मुस्लिम बहुल सीट किशनगंज और भागलपुर से सांसद और केंद्र में मंत्री रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम की 11.4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने कहा कि जब्त की गई 4 संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है। बयान में कहा कि कार्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया गया है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और उन्हें INX मामले में CBI और ED दोनों ने गिरफ्तार किया था। मामला INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिले पैसों का है। इसे यूपीए सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनके पिता पी चिदम्बरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी मिली थी। एक प्राइवेट कंपनी पंजाब के मानसा में 1980 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रही थी। इसका जिम्मा चीन की एक कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि यह प्रोजेक्ट लेट हो रहा था। काम को तेजी से कराने के लिए चीनी प्रोफेशनल्स को मानसा लाया गया। इनके लिए वीजा का इंतजाम चेन्नई के एक शख्स ने अपने कुछ साथियों की मदद से किया। इसमें नियमों की अनदेखी हुई। कुल 263 प्रोजेक्ट वीजा जारी किए गए। इतना ही नहीं, होम मिनिस्ट्री को इस प्राइवेट कंपनी ने एक लेटर लिखा और इन तमाम वीजा होल्डर को फिर से वीजा जारी करने के लिए गुजारिश की। इसकी मंजूरी भी 1 महीने में ही मिल गई। आरोप है कि चेन्नई के एक व्यक्ति ने अपने सहयोगियों की मदद से 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी। आरोप है कि यह रिश्वत मानसा के प्राइवेट कंपनी ने मुंबई की एक कंपनी के फर्जी बिल के जरिए चेन्नई भेजी। CBI ने मामले में 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इनमें पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, चेन्नई स्थित करीबी सहयोगी S भास्कर रमन, पंजाब की निजी कंपनी के विकास मखरिया, मेसर्स तलबंडी साबो पावर लिमिटेड मानसा पंजाब, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड मुंबई शामिल है। इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी और एक निजी कर्मचारी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं को क्लब करने की सुनवाई की। समलैंगिक विवाह को लेकर अभी क्या हो रहा है? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के विरोध में और पक्ष में कौन है? क्या भारत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिल सकती है? देखते रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार से सुनवाई शुरू हो गई। इससे पहले केंद्र ने कोर्ट में नया आवेदन दायर किया, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर विचार करने का सवाल उठाया। केंद्र ने कहा कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे ने बताया, 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाले 158 साल पुराने कानून को रद्द कर दिया था। मौजूदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ उस समय कानून रद्द करने वाली बेंच में शामिल थे। इस कानून को रद्द होने के बाद समलैंगिकों के हितों की चर्चा काफी तेज से होने लगी थी। समलैंगिक विवाह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला एक बड़ा आधार हो सकता है। केंद्र हमेशा ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। डॉन छोटा राजन के सबसे करीबी लोगों में से एक व उसका
फाइनेंस हैंडलर संतोष सावंत उर्फे अबू सावंत को केंद्रीय एजेंसियों और मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से ही की गई कार्यवाही के बाद सिंगापुर से मुंबई डिपोर्ट किया गया है। क्या है मामला? राजन गैंग में सावंत क्या करता था काम, देखते रिपोर्ट में। राजन के सबसे करीबी लोगों में से एक व उसका फाइनेंस हैंडलर संतोष सावंत उर्फ अबू सावंत को केंद्रीय एजेंसियों और मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई के बाद सिंगापुर से मुंबई डिपोर्ट किया गया है। सावंत के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ साथ सीबीआई में भी मामला दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक सावंत होटल व्यवसायिक की आड़ में सिंगापुर में रहकर छोटा राजन के लिए काम कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि सावंत करीब 22 सालों से राजन के गैंग से जुड़ा हुआ है। राजन गैंग में डीके राव का काम अपराधों की एक्टिविटी को अंजाम देने का होता था, तो वही सावंत डॉन राजन की काली कमाई का हिसाब किताब रखता था। सावंत के पिता पेशे से रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, जिसके चलते उसे प्रॉपर्टी की खास जानकारी थी। सावंत ने राजन कंपनी की प्रॉपर्टी डीलिंग और फाइनेंस को पूरी तरह टेक ओवर कर लिया था। इसके अलावा गैंग के किसी सदस्य के पकड़े जाने पर जमानत या इंतजाम करना, साथ ही राजन का इन्वेस्टमेंट भी सावंत हैंडलर करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। देश का भविष्य होते हैं, पर चिंता की बात यह है कि बीते 5 साल में देश में हजारों छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। सबसे हैरानी की बात यह है कि देश के टॉप कॉलेज की इनमें शामिल है। आत्महत्या एक गंभीर परिस्थिति है। बीते 5 साल में देश में 56,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। यानी कि बीते 5 साल में आत्महत्या का ग्राफ 32% बढ़ चुका है। इनमें से ज्यादातर केस देश के टॉप कॉलेजेस में सामने आए हैं। छात्रों के आत्महत्या करने का मुख्य कारण पढ़ाई का दबाव, विफलता की आशंका, गरीबी और अकेलापन है। 2017 से लेकर 2021 के बीच देश में 56,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की। इसमें 33% ओबीसी और 20% अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं हैं। छात्रों ने आत्महत्या करने का मुख्य कारण पढ़ाई का दबाव, विफलता की आशंका, गरीबी और अकेलापन होने की बात सामने आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एवं एक्सीडेंट, डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया की 2022 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक वहीं गुजरात में इसी दौरान 3002 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली थी। महाराष्ट्र में सबसे अधिक छात्र छात्राओं के आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। वहीं इस मामले में गुजरात 7वें स्थान पर है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन देश के टॉप कॉलेज जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एआईएमएस में वर्ष 2019 के दौरान 13,089 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है। वहीं 2017 में सुसाइड करने वाले छात्रों की संख्या 9,905 थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पिछले 1 साल में करीब 21% बढ़ा है। वहीं इस कर्ज में ग्लोबल बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर 1/3 के पास पहुंच गई है। एक ख्यातनाम न्यूज एजेंसी ने अडानी ग्रुप की वित्तीय सेहत से जुड़ी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। हालांकि इस दौरान अडानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की क्षमता भी बेहतर हुई है। अडानी ग्रुप का कर्ज पिछले 1 साल में करीब 21% बढ़ा है। वहीं इस कर्ज में ग्लोबल बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर 1/3 के पास पहुंच गई है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अडानी ग्रुप की वित्तीय सेहत से जुड़ी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मार्च तिमाही के अंत में अडानी ग्रुप ने अपना करीब 29% कर्ज ग्लोबल इंटरनेशनल बैंकों से लिया है। यह जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि 7 साल पहले अडानी ग्रुप को कर्ज देने वाले की सूची में ये ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक शामिल नहीं थी। हालांकि कर्ज में बढ़ोतरी के बावजूद आंकड़े यही भी बताते हैं कि इस दौरान अडानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की क्षमता भी बेहतर हुई है। ग्रुप को फाइनेंस और लोन देने वालों में नए नाम जुड़ना बताता है कि गौतम अडानी समूह कितनी तेजी से बढ़ा है और यहां ऑस्ट्रेलिया से लेकर इजराइल तक में अपने व्यावसायिक हितों के साथ कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव के साथ इसके ग्रुप पर निगरानी भी बढ़ी है। हाल ही में एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने इस पर व्यापक कॉरपोरेट फ्रॉड में शामिल होने का आरोप लगाया था।
रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड 7 मुख्य कंपनियों का कर्ज मार्च महीने के अंत में 20.7% बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपए रहा। अदानी ग्रुप का कर्ज पिछले कुछ सालों में ऐसे बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सेमीथांग गांव में सम्मेलन हो रहा है। वहां अरुणाचल प्रदेश का भारत चीन सीमा पर आखिरी गांव है। इस सम्मेलन में 600 बौद्ध प्रतिनिधि शामिल हुए। हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिहाज से यह बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। चीन की दुखती रग पर भारत ने रखा हाथ। अरुणाचल के तवांग में बौद्ध नेताओं की बड़ी बैठक। जानिए अंदर की बात खास रिपोर्ट में। जिस जेमेथांग गांव में यह सम्मेलन हो रहा है वह अरुणाचल प्रदेश का भारत चीन सीमा पर आखिरी गांव है। इस सम्मेलन में 600 बौद्ध प्रतिनिधि शामिल हुए। हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिहाज से यह बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का नामकरण करने की कोशिश की थी, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि अब भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसे यह कह सकते हैं कि चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिमालयी क्षेत्र के टॉप बौद्ध नेताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी शिरकत की। चीन पर आरोप है कि वह तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है और वहां चीन के नागरिकों को बसाया जा रहा है। अब तवांग में हिमालय क्षेत्र के बौद्ध नेताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने के गहरे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं और इससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं और सुरक्षा व्यवस्था की कमी देश की शहबाज शरीफ सरकार के लिए और बड़े संकट पैदा कर रही है। आलम यह है कि जहां पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेने में बड़ी समस्या आ रही है, वहीं उसके कई मददगार साथी देशों ने भी अब उसे आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे करीबी मददगार चीन की ओर से भी शरीफ सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल यहां चीनी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे कई व्यापारों को सुरक्षा कारणों से बार बार बंद कराया जा रहा है। इसके चलते दोनों देशों में आर्थिक रिश्तों में संकट आ सकता है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कराची पुलिस आतंकी हमलों से बचाव के लिए मजबूरी में बार बार अस्थायी तौर पर चीनी नागरिकों से व्यापार को बंद करा रही है। ऐसा करके पाकिस्तान की पुलिस पहले से ही आतंकी हमलों की वजह से खराब हो चुके अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका दूसरा असर चीनी व्यापारियों और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर पड़ने लगा है। बीते महीने ही चीन ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास में कॉन्सुलर सेक्शन को बंद कर दिया था। इसके साथ ही चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में बिगड़ते सुरक्षा हालात को लेकर भी चेतावनी जारी की थी और हर स्थिति के लिए अलर्ट रहने को कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चीन ने कई बार पाकिस्तान को चेतावनी भी जारी की है, लेकिन इसका असर क्या हुआ है कि शरीफ सरकार अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर छुई मुई रवैया अपनाने लगी है और छोटे अलर्ट्स पर भी चीनी नागरिकों के व्यापारों को बंद करने लगी है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार चीनी नागरिकों के बिजनेस बार बार बंद कराकर बीजिंग पर अपने बड़े कर्ज को माफ करने या उन्हें चुकाने की समय सीमा बढ़ाने का दबाव बनाना चाहती है। इसके लिए शरीफ सरकार चीन के व्यापार को प्रभावित करने की भी गुरेज नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में पहले ही कई आतंकी संगठन चीनी नागरिकों और चीन पाकिस्तान CPEC को निशाना बना चुके हैं। उनकी यहाँ कोशिश अभी भी जारी है। इसके अलावा पाकिस्तान के कई नागरिकों को शक है कि चीन उनके देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाकर उसकी जमीन पर कब्जा करने की जुगत में है। साथ ही ड्रैगन उसके अहम संसाधनों और आर्थिक निवेशों को भी हथियाने की साजिश रचा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और प्रशासन के लिए लोगों में पनप रही चीन विरोधी भावनाओं को रोकना भी काफी मुश्किल हो गया है। नतीजतन पुलिस छोटे मोटे अलर्ट पर भी चीनी नागरिकों और उसके संस्थानों को लेकर चुस्ती से काम कर रही है। हालांकि इससे फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। युद्ध छिड़ने के बाद से भारत ने रूस से तेल का आयात बढ़ाया है। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसे सस्ती कीमतों पर तेल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने की वजह से अमेरिका समेत तमाम देशों की आलोचना भी झेलनी पड़ी। हालांकि अब एक रिपोर्ट में सामने आया है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी रूसी तेल उत्पादकों को रियासती दरों पर खरीद रहे हैं और उन्हें अपनी घरेलू खपत में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट आई है कि खाड़ी के ये तेल समृद्ध देश रूस से तेल खरीदकर उसे पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। सऊदी और UAE रूसी तेल और ईंधन के लिए प्रमुख व्यापार और भंडारण केंद्र बनकर उभरे हैं।
एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और यूएई रूसी कच्चे तेल को रियायती दरों पर खरीदकर उसे अपने देश में रिफाइन कर रहे हैं। सऊदी और यूएई रूसी तेल को घरेलू खपत में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अपने तेल को बाजार दरों पर निर्यात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी और यूएई रूसी नाफ्ता तेल को $60 और रूसी डीजल को $25 प्रति टन की छूट पर खरीद रहे हैं। डेटा दिखाता है कि पिछले साल यूएई ने रूस से 6 करोड़ बैरल तेल खरीदा, लेकिन अब यह खरीद बढ़कर 3 गुना हो गई है। वहीं दूसरे डेटा के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात का मुख्य तेल भंडारण केंद्र फुजेराह में रूस का 10% से अधिक तेल संग्रहित है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले जहां सऊदी अरब रूस से तेल आयात नहीं करता था, अब वो एक दिन में 1 लाख बैरल रूसी तेल आयात कर रहा है, यानी वो साल में लगभग 3.6 करोड़ बैरल रूसी तेल की खरीद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रूथ जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके जरिए मस्क ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के बर्ड को टक्कर देंगे। एलन मस्क ने 2 महीने पहले 17 फरवरी 2023 को ट्रूथ जीपीटी लाने के बारे में हिंट दिया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, हमें जो चाहिए वो है ट्रूथ जीपीटी। एलन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म को सेफ बताया, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि एआई में सिविलाइजेशन को खत्म करने की क्षमता है। एलन मस्क ने ओपन एआई पर एआई को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाते हुए आलोचना की। उन्होंने कहा कि ओपन एआई अब केवल मुनाफे के लिए क्लोज सोर्स वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। साथ ही मस्क ने गूगल को फाउंडर लैरी पेज पर एआई के सेफ्टी को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। मस्क ओपन एआई के फाउंडर्स में से एक थे, जिसकी स्थापना साल 2015 में हुई थी। हालांकि उन्होंने 2018 में अपने स्टेक के साथ कंपनी भी छोड़ दी। मस्क ने बताया कि टेस्ला और स्पेसएक्स पर फोकस करने के लिए उन्होंने ओपन एआई को छोड़ दिया था। इसके अलावा ओपन एआई की टीम की कुछ बातों से सहमत भी नहीं थे। एआई की दुनिया में फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के बड़े निवेश वाली कंपनी ओपन एआई का चैट जीपीटी सबसे आगे है। चैट जीपीटी को पिछले साल 30 नवंबर को लॉन्च किया गया था और 1 महीने के भीतर इसके यूजर्स की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई। मार्च 2023 चैट जीपीटी एक ऐसी जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, सूचनाओं को इकट्ठा कर नया डाटा बनाता है। वहीं गूगल ने पिछले महीने ओपन एआई के इंटरैक्टिव चैट बोर्ड चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर बोर्ड को लॉन्च किया था। हालांकि अभी इसे केवल यूएस और यूके में चुनिंदा यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। टेस्टिंग के बाद इसे धीरे धीरे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। गूगल ने कहा कि भारत और दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचने में अभी इसको वक्त है। सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने इस साल अपनी तेजी से सबको चौंका दिया। बाकी सभी एसेट्स की तुलना में यह ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इस साल यहां 80% से भी अधिक उछला है। क्रिप्टो एक्सपर्ट के मुताबिक आगे भी इसकी तेजी थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अगले महीने $45,000 तक पहुंच सकता है। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने इस साल नई कीर्तिमान स्थापित किए। क्रिप्टो एक्सपर्ट के मुताबिक आगे भी इसकी तेजी थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके भाव अगले महीने $45,000 के लेवल तक पहुंच सकते हैं। बिटकॉइन इस साल 80% ऊपर बढ़ा है। मौजूदा डेटा के मुताबिक फिलहाल यहाँ $29,903.15 यानी कि 24.53 लाख रुपए के भाव बिटकॉइन प्राइस में मिल रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट और फिर रिकवरी का रुझान लेंथ और ट्रेजेक्टरी के हिसाब से ठीक वैसे ही है जैसे इससे पहले 2018 और 19 में बेयर मार्केट में था। एक्सपर्ट के मुताबिक दोनों ही यानी 2018-19 और अब की बार के साइकिलिंग में बॉटम करीब 317 दिनों तक रहा और इसके बाद फिर अगले करीब 510 दिनों के बाद यहाँ 60% से ज्यादा चढ़ गया। आसान शब्दों में समझे तो कई महीनों की गिरावट के बाद इसने तेज रफ्तार पकड़ी। अब 2018-19 में बिटकॉइन ने जैसे रिकवरी की थी वैसे ही इस बार होती है तो इस बार 20 मई तक यहाँ $45,000 के लेवल को छू देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।